हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में भारत की राज्यव्यवस्था की। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है वो हम कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। और हमारा लेसन नंबर उसका 17 चल रहा था, राष्ट्रपति का। ठीक है, यानी राष्ट्रपति से संबंधित हमारा लेसन हमने स्टार्ट किया था। इस लेसन की 2 वीडियो हमने अभी तक 2 पार्ट्स में हमने इसको देखा। पहले भाग में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसकी प्रोसेस जानी, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं। साथ ही दूसरी जो वीडियो हमने डाली, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की हमने चर्चा की। साथ ही मित्रों, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर जो हम महाभियोग लगाते हैं उसकी भी हमने चर्चा की है। जितने भी व्यूअर्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जरूर से मित्रों उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के अलग से नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी वीडियोज मिल जाएगी। आज फ्रेंड्स जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। क्या पावर्स की आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को कौन कौन सी हमने शक्तियाँ दी है, उन सभी के बारे में डिटेल से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जरूर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को जरूर से मित्रों सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और उनके किए जाने वाले कार्य निम्न हैं। पहली बात, कौन कौन से काम हैं और कौन कौन सी उनको हमने शक्तियाँ दी है। कहता है कि कार्यकारी शक्तियाँ हैं, दूसरी विधायी, तीसरी है वित्तीय, चौथी है न्यायिक शक्ति, पाँचवीं है कूटनीतिक शक्तियाँ, छठवीं है सैन्य शक्तियाँ और सातवीं है आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, इनमें से आपातकालीन शक्तियों की हमने चर्चा कर ली थी जब हमने आपातकालीन प्रावधान के नाम से अलग से हमने लेसन जब डिस्कस किया इस बुक का, जिसमें आर्टिकल 352, आर्टिकल 356/365 या आर्टिकल 360, इन तीनों आपातकालों की यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की हमने चर्चा कर ली थी। यानी आपातकालीन शक्तियों की हमने चर्चा पहले कर ली थी। ठीक है, आज चर्चा करेंगे मित्रों कार्यकारी शक्तियों और विधायी शक्तियों, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा अभी स्टार्ट करते हैं। पहली शक्ति की हम चर्चा साथियों चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना, टू द पॉइंट हम चर्चा करने जा रहे हैं। फालतू की बातें हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जैसे कि हम पिछले लेसन्स में डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, काम की बातें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है जो हमारी कार्यपालिका यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ, यानी कार्यपालिका में चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री है या मंत्रिपरिषद है, जिसमें महान्यायवादी हो गया या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो की जाती है ना, वो सभी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियों में गिनी जाती है। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई। कहते हैं कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य इसी के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर? ध्यान रखना, भारत सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट जितने भी काम करती है ना, वो हमारा इंडिया का जो राष्ट्रपति है, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वे उसके प्रसाद परिणत कार्य करते हैं। आई होप कि ये बात आपको पता होगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जब हम नेक्स्ट लेसन जब स्टार्ट करेंगे मित्रों केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 की हम डिटेल से उसमें चर्चा करेंगे। और उसमें मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 75 में हमने क्या कहा है। आर्टिकल 75 में हमने ये कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, कौन? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा प्रधानमंत्री के कहने पर। यह बात हमने कही है किसमें? अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 74 में यह कहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में हमने बात कही है। ठीक है, तो ये पे बात आ रही है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ना, वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं और वे उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब मित्रों सीधा सा ये होता है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा ना तब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को हटा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन मर्जी से ही वो हटा देगा, नहीं। जब तक लोकसभा में उस सरकार को
समर्थन प्राप्त है तब तक वह अपने उस सरकार को नहीं हटा सकता, प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता और नई मंत्रियों को हटा सकता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर यानी भारत का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह दे कि इस व्यक्ति को, ये जो प्रधान यानी इस व्यक्ति को, जो ये मंत्री है, इसको हटा दिया जाए, तो फिर जाकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर उस मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उस व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री, उसको हटा सकते हैं। लेकिन जब तक सदन में विश्वास मत प्राप्त है तब तक तो उसको नहीं हटा सकते। जब विश्वास मत खो देंगे तो प्रधानमंत्री और सारी जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, मंत्रिमंडल और जो मंत्रिपरिषद है, वो उसको हटा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक की बात साथियों आयोग की समझ आई। नेक्स्ट कहते हैं कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। वही बात जो मैं बता रहा था ना कि कार्यकारी शक्तियों में हम क्या गिनते हैं, इसमें सीधा सा एक बात ध्यान रखना आपने कि जितनी भी नियुक्तियां की जाती है ना कार्यपालिका से संबंधित, उसी शक्तियों को हम गिनते हैं कार्यकारी शक्तियों में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की हमने चर्चा कर ली, मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा कर ली। अब यहाँ पे बात आ रही है मित्रों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की नियुक्ति की बात आ रही है, जिसका कि प्रावधान हमने जो संविधान में किया है वो किया है आर्टिकल 76 में। जब हम लेसन्स में चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी में, अलग से मित्रों महान्यायवादी का चैप्टर दिया हुआ है, उसमें डिटेल से चर्चा भी करेंगे कि महान्यायवादी जो होता है वो आर्टिकल 76 के माध्यम से राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। उसका वेतन जो निर्धारित होता है, क्या उसकी जितनी यानी कितनी उसको सैलरी दी जाएगी, वो भी निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे उसको अपने पद से हटा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भी सरकार चेंज होती है ना केंद्र में, तो महान्यायवादी जो होता है मित्रों वो भी चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि पता है कि सरकार चेंज होती है तो अलग पार्टी की, मान लीजिए वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और आगे जाकर के मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो बीजेपी की सरकार में जो महान्यायवादी नियुक्त है उसको ये कांग्रेस की सरकार हटा देती है और अपना महान्यायवादी वो नियुक्त कर देती है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की कि महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि वे भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की अपॉइंटमेंट करता है। यानी कैग, जिसका कि आर्टिकल 148 में हमने प्रावधान किया है, कैग जिसको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की हम चर्चा करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 148 में हमने कैग का प्रावधान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो निर्वाचन आयोग की हमने चर्चा की संविधान के अनुच्छेद 324 के माध्यम से, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 मित्रों अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। साथ ही यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति की, सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और आर्टिकल 280 के माध्यम से जो वित्त आयोग का गठन हम करते हैं और उसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो भी मित्रों हमारी राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। क्लियर है? और मित्रों कई बार एग्जाम में फैक्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न व्यक्ति की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है, या यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात निकल करके आती है कि इन सभी की नियुक्ति जो की जाती है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। यानी एससी के लिए आयोग पता है आपको, एसटी के लिए आयोग, और एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, इनके लिए भी एक अलग से कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। और आपको पता भी है कि इन तीनों के लिए हमने आयोग भी बना रखा है। और एनसीबीसी को तो हमने संवैधानिक दर्जा भी दे दिया। किसके माध्यम से? हमने मित्रों एनसीबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिया वो दिया हमने संविधान के अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित, 102वां एनसीबीसी से, 103वां ईडब्ल्यूएस से और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मित्रों वो है SC/ST जो है उसको लोकसभा और विधानसभा में उसको जो सीटों का जो आरक्षण हमने दिया है वो हमने 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। साथ ही राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों का नामांकन करते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समुदाय का, उसको हमने रद्द कर दिया। यानी आगे से राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नामांकन नहीं करेंगे। ठीक है, और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो ये प्रावधान करता है कि राज्य की सरकारें जो होगी वो ओबीसी जातियां हैं
ओबीसी की जो लिस्ट है वो बनाने का अधिकार हमने राज्य की सरकार को दे दिया है। ठीक है, तो ये मित्रों एक संदर्भ के माध्यम से मैंने हाल ही के जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थे, संवैधानिक संशोधन जो थे, उसकी मैंने आपसे चर्चा की। तो ये हमने चर्चा कर ली कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक कमीशन की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट कहता है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही बात है, इंटर स्टेट काउंसिल की वो नियुक्ति करता है आर्टिकल 263 के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 263 के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद की वो नियुक्ति करता है। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। आगे कहता है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यानी भारत में किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अगर शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना हो तो ऐसी हम जो पावर जो दी वो हमने दी है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहाँ पे प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, ठीक है, उसकी शक्तियाँ भी हमने राष्ट्रपति को दी है। क्लियर है? तो साथियों, ये हमने पहली शक्ति की चर्चा की। कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से हमने बताया कि सीधी सी बात, आप एक बात ध्यान रखना कि कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है जितनी भी कार्यपालिका से संबंधित नियुक्तियाँ की जाएगी वो सभी शक्तियाँ कार्यकारी शक्तियों में गिनी जाती है, जिसमें चाहे हम चर्चा करें तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, SC ST और OBC के अध्यक्षों की नियुक्ति, ठीक है, साथ ही किसी भी क्षेत्र को अगर शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना हो तो ऐसी शक्ति भी हमने जो दी है वो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी है। क्लियर है? दूसरी शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, दूसरी है विधायी शक्ति। यानी अब इसमें कौन सी शक्तियाँ गिनी जाएगी? विधायी का मतलब होता है कानूनी, यानी कानून के निर्माण से संबंधित शक्तियाँ या अध्यादेश की शक्तियाँ जितनी भी होती है, यानी कानून विधि से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ जो होगी ना मित्रों, वो गिनी जाएगी विधायी शक्तियों में। क्लियर? तो पहली शक्ति की चर्चा करते हैं। कहता है कि वह संसद की बैठक बुला सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही बात है कि संसद की वो बैठक बुलाएगा। अब संसद की बैठक कब बुलाई जाती है आगे, यानी अलग से पार्लियामेंट संसद का चैप्टर इस बुक में दिया हुआ है जिसमें हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। एक शॉर्ट तरीके से आप ये समझ लीजिए कि संसद की बैठक जब भी आम चुनाव होता है और जब भी नया सत्र स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है और अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह सदन की बैठक को वो स्थगित तो करता ही है। यानी पीठासीन अधिकारी जो होता है मित्रों सदन का, चाहे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ये पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं और ये सदन की बैठक को स्थगित करते हैं। लेकिन सदन का जो सत्रावसान करता है ना मित्रों, और सदन का सत्रावसान और सदन को आहूत जो किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही लोकसभा को विघटित, लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमने दिया, वो भी राष्ट्रपति को दिया है। साथ ही आर्टिकल 108 के, यानी संविधान के अनुच्छेद 108 के माध्यम से जो संयुक्त अधिवेशन जो किया जाता है, यानी किसी भी बिल, किसी भी विधेयक के मामले में कोई विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई सदन उस बिल को पारित नहीं करता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करता है और उसके माध्यम से वो सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये विधायी शक्तियाँ, यानी सीधा सा काम संसद से संबंधित हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी कानून से संबंधित हैं, बैठक बुलाना हो, सदन का सत्रावसान करना हो, संयुक्त बैठक बुलाना हो, ये सभी शक्तियाँ जो है मित्रों वो विधायी शक्तियों में गिनी जाती है। तो ये सभी शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति को दी है। नेक्स्ट कहते हैं कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ये बात मैंने आपको बताई है कि जब भी नया चुनाव होता है और जब भी नया सत्र स्टार्ट होता है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या वो मानसून सत्र हो या वो अन्य कोई सत्र हो मित्रों, उसमें वो प्रथम अधिवेशन को वो संबोधित करता है। यानी जब भी नया वित्त वर्ष स्टार्ट होता है ना, तो वित्त वर्ष के बाद नया वित्त वर्ष स्टार्ट हुआ और नए वित्त वर्ष के बाद बजट सत्र उसमें स्टार्ट होता है और बजट सत्र में वह प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। नेक्स्ट कहता है वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यानी मान लीजिए कि संसद में कोई भी बिल, कोई भी विधेयक लंबित पड़ा हुआ है, बहुत समय उसको हो गया है, या अन्य कोई भी मामला, तो उसमें उस मामले से संबंधित वो संसद को कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज अगर भेजना है ना, तो वो संसद को भेज सकता है। कौन? हमारा राष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि वह यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद अगर खाली हो तो वह लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ऐसा ही वह राज्यसभा के मामले में भी करता है। यानी आगे कहता है कि मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है, ठीक है,
यानी दोनों उस समय अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदन के यानी उनमें से किसी भी सदस्य को यानी लोकसभा के सदन में से लोकसभा सदस्यों में से किसी भी सदस्य को वो क्या करेगा, उसे सदन का अध्यक्ष बना देगा। ठीक है। और ऐसा ही मान लीजिए राज्यसभा में भी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं, तो उस समय भी वो राज्यसभा में किसी भी सदस्य को राज्यसभा का सभापति उस समय वो घोषित कर सकता है कि हाँ, इसके माध्यम से राज्यसभा की कार्रवाई चलाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करता है। ठीक है। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है वो 12 सदस्यों को नामांकित करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित करता है जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। और अब तो मित्रों ये प्रावधान हमने समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति जो होंगे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नामांकन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले इनका रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में कम था, इसलिए हम इसका नामांकन करते थे। लेकिन अब इनका प्रतिनिधित्व खूब है, तो इस कारण से हमने इसके प्रावधान को हटा दिया, जो कि हमने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया है। इसकी अभी हाल ही में मैंने शुरुआत में चर्चा भी की थी। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है मित्रों कि वह चुनाव आयोग से परामर्श करके संसदीय सदस्यों की निरर्ता के प्रश्न पर निर्णय करता है। क्या? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है उससे वो सलाह मशवरा करेगा, परामर्श करेगा और संसद के सदस्यों का जो निरर्ता, यानी मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है और वो अयोग्य ठहराया गया है, तो उसके अयोग्यता के मामले पर कोई भी निर्णय अगर करना है तो वो चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करेगा, परामर्श करेगा और संसद की सदस्यता का कोई भी मान लीजिए संसद का सदस्य है वो अयोग्य है संसद की सदस्यता के लिए, तो उसके प्रश्न पर वो डिसीजन देगा। नेक्स्ट कहता है कि वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश भी जारी करता है। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 123 का उपयोग करेगा और सदन अगर सत्रावसान है, सदन उस समय सत्र में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 123 का उपयोग करके वो राष्ट्रपति जो होगा वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास कर सकता है। तो ये भी विधायी शक्तियों में, यानी सीधी सी बात, जितनी भी कानून से संबंधित शक्तियाँ आ रही है वो सभी शक्तियाँ विधायी शक्तियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट कहता है कि वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक यानी कैग, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन और अन्य की रिपोर्ट भी संसद के समक्ष रखता है। यानी जितनी भी, यानी मान लीजिए कैग हो या यूपीएससी हो या वित्त आयोग, जो भी मित्रों कोई भी रिपोर्ट लेकर के आते हैं ना, तो ये रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है। यहाँ से रिपोर्ट आई, राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को देंगे संसद को, यानी सभी रिपोर्टों को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। और आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव में शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव, इन सभी में जो यूनियन टेरिटरी जो है मित्रों, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे शांति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए गुड गवर्नेंस, उनके लिए सुशासन के लिए, उनके लिए सभी के लोगों को एक समान अवसर मिले, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, सभी को एक अच्छे जीवन की उपलब्धता हो, सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, इन सभी के लिए राष्ट्रपति जो होगा इन केंद्र शासित प्रदेशों में वो नियम भी बना सकता है। क्लियर है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की विधायी शक्तियों की और कार्यकारी शक्तियों के बारे में। आगे मित्रों चर्चा करते हैं अब वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी फाइनेंशियल से, यानी पैसों से संबंधित, वित्त से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति को दी है उसकी भी चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान रखना, अगर वीडियो मित्रों पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों उसको शेयर करना है और चैनल को जरूर से आप मित्रों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। मित्रों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो जरूर से मित्रों चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही मित्रों ध्यान रखना, शायद इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पर देख लेना, आप सर्च मार लेना, कहीं भी अगर आपको इतना डिटेल में अगर ऐसे रिटर्न में अगर डिस्कशन अगर आपको मिल जाए ना, तो आप एक बार मेरे को जरूर कमेंट करना। बहुत ही शायद ही आपको इतना डिटेल में डिस्कशन मिलेगा जितना मैं डिस्कशन आपके साथ करवा रहा हूँ, एक एक प्रावधान के माध्यम से, एक एक नोट्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ। तो जरूर से मित्रों वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों से शेयर करिए। मित्रों आपने वीडियो को शेयर नहीं करते तो जरूर से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो साथियों वित्तीय शक्तियों की चर्चा करते हैं। कहता है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 110 में हमने धन विधेयक की चर्चा की है, अलग से डिटेल से एक एक शब्द की, एक एक प्रावधान की धन विधेयक क्या होता है उसकी चर्चा हम संसद के टॉपिक में करेंगे। यहाँ तो आप एक
बस एक शॉर्ट सिंपल से तरीके से यह समझ लीजिए कि पैसों से संबंधित कोई भी विधेयक होता है उसको हम धन विधेयक में गिनते हैं। संविधान में अनुच्छेद 110 में हमने धन विधेयक की परिभाषा भी दी है। धन विधेयक जो लाया जाता है और राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाती है, उसकी अनुमति से ही हम संसद में उसको पेश करते हैं। क्लियर। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में हमने वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया है। ध्यान रखना, संविधान में हमने कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया मित्रों। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, कान खोल करके सुन लीजिएगा। कई बार एग्जाम में मित्रों, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल गलत है। बजट शब्द का प्रयोग हमने संविधान में नहीं किया है। हमने तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हमने किया है। यानी बजट जो होता है उसको भी संसद के समक्ष रखवाने का काम राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। नेक्स्ट कहता है कि अनुदान की कोई भी मांग जो होगी वो राष्ट्रपति की बिना सिफारिश की नहीं की जा सकती। यानी जो भी पैसा सरकार के माध्यम से मांगा जाता है उसकी पहले सिफारिश राष्ट्रपति को करनी होगी, तभी जाकर के अनुदान की मांग जो होगी वो की जा सकती है। नेक्स्ट कहता है कि वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यानी जो भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि, यानी संविधान के अनुच्छेद 267 में हमने मित्रों आकस्मिकता निधि की कंटीजेंसी फंड की हमने प्रावधान किया। यानी इमरजेंसी फंड जो होता है मित्रों, वो भारतीय आकस्मिकता निधि उसको हम कहते हैं। तो उससे अगर पैसा हमने निकालना है तो वो भी राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, और उससे पैसा अगर निकालना हो तो राष्ट्रपति ही उससे पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 280 का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, और उसका प्रयोग करके प्रत्येक 5 साल में रेवेन्यू के बंटवारे के लिए, यानी राजस्व का बंटवारा जितना भी होता है, यानी जितना भी राजस्व कमाया जाता है उसका बंटवारे के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य उसका बंटवारा किया जाता है। और उसके बंटवारे के लिए उसका बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग की स्थापना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से करेगा? 280 के माध्यम से करेगा। क्लियर है? तो साथियों, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई है। वित्तीय शक्तियों की हमने चर्चा की है। आगे चर्चा करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। यानी क्या वास्तव में राष्ट्रपति के पास क्या ऐसी भी शक्तियाँ हैं कि वो न्याय प्रदान कर सकें? तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वह नियुक्ति करता है। यानी न्यायपालिका से संबंधित शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सीजेआई जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, उन सभी की अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो करेगा वो करेगा, सिंगल सेंटेंस में ध्यान रखना, राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। क्लियर? दूसरा कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यानी संविधान के अनुच्छेद 143 का राष्ट्रपति प्रयोग करेगा और आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांगेगा। सलाह किस पर मांग सकता है? या तो सार्वजनिक महत्व के मामले पर मांग सकता है, या कोई संवैधानिक मामला हो उस पर क्या करेगा? राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 143 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांग सकता है। लेकिन मित्रों, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा ना राष्ट्रपति को, वो बाध्यकारी नहीं होगी। यानी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे दी, तो जरूरी नहीं है कि उस सलाह को राष्ट्रपति माने ही। क्लियर? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति की मनमर्जी है अगर वो माने या वो न भी माने। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंडदेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में समाधान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। यानी सीधी सी बात यह कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 का राष्ट्रपति उपयोग करेगा, और आर्टिकल 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करेगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मान लीजिए किसी भी अदालत ने, भारत में अगर कोई भी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा दे दे, कारावास की सज़ा दे दे, या अन्य कोई भी सज़ा दे दे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट ही क्यों न हो, तो राष्ट्रपति को मित्रों हमने संविधान के 72 के माध्यम से ये पावर दी है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। क्या? अगर उसको फांसी की सज़ा दे दी गई हो ना, तब भी मित्रों उसको वो माफ़ कर सकता है। लेकिन ऐसा वो काम करता नहीं। माफ़ी का काम जो करता है मित्रों, वो सभी करता है। यानी माफ़ी का जो काम करेगा ना, वो करेगा कैबिनेट की सिफारिश पर। सेंट्रल जो कैबिनेट है वो उसको सिफारिश करेगी कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। अगर कैबिनेट उसको सलाह दे देती कि हाँ इस व्यक्ति को माफ़ कर दो, तो वो माफ़ कर देगा। अगर वो नहीं देती है, मना कर देती, तो वो उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता। और आपको पता होगा, यानी कि निर्भया का जो केस आया था, निर्भया के जो 4 दोषी थे उनको, यानी निर्भया के 4 दोषियों ने मित्रों राष्ट्रपति से माफ़ी की गुहार लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको माफ़ नहीं किया था। आपको पता हो तो आर्टिकल 72 का माध्यम से
यानी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है, अलग से इसमें हम चर्चा भी करेंगे। तो उसमें डिटेल से हम चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सजाएं होती है उनको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ये मित्रों चर्चा की हमने न्यायिक शक्तियों के बारे में। ध्यान रखना, एक तो माफ़ी की शक्ति हो उसको माफ़ कर सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति हो तो ये न्यायिक शक्ति है। साथ ही मित्रों अगर सलाह मांगना हो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से तो सलाह मांग सकता है। तो ये न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ हो गई है, यानी न्याय से संबंधित शक्तियाँ हो गई राष्ट्रपति की। क्लियर। अब मित्रों कूटनीतिक शक्तियों की चर्चा करें, यानी कोई मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संधि करना हो या कोई समझौता करना हो तो वो सभी शक्तियाँ हम गिनते हैं। और कूटनीतिक शक्तियों में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर इंटरनेशनल कोई भी हमें संधि करनी है, कोई भी मान लीजिए हमें किसी अन्य देश से समझौता करना हो ना, तो राष्ट्रपति के नाम पर वो समझौता होगा, लेकिन संसद से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। वह कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत भी करता है। यानी राजदूतों को उच्चायुक्तों को एक देश से दूसरे देश में, अगर मान लीजिए IFS जो होते हैं मित्रों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनको उच्चायुक्तों को एक देश से दूसरे देश में भेजने का जो काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। कोई भी संधि होगा, कोई भी समझौता होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन संसद से पहले हमें उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। कूटनीतिज्ञ जो होंगे, राजदूत जो होंगे, उन सभी को एक देश से दूसरे देश में भेजने का अधिकार जो होगा वो भी हमारे राष्ट्रपति को हमने दिया है। क्लियर। अब चर्चा कर लेते हैं मित्रों सैन्य शक्तियों के बारे में, यानी सेना से संबंधित क्या राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं या नहीं है। तो कहता है कि वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल जल वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। यानी ये कहता है कि भारत में तीनों सेनाएं जो है, थल जल और वायु, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, लेकिन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे ना मित्रों, तो उसमें मैं आपको ये बात वापस से आएगी कि तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो तो होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वो होता है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन राजनीतिक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और सर्वोच्च सेनापति होगा राष्ट्रपति। कहता है कि वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति, यानी चाहे थल सेना का अध्यक्ष हो, जल सेना का अध्यक्ष हो या वायु सेना का अध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति करेगा कौन? हमारा राष्ट्रपति। और किसी मान लीजिए दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी हमने राष्ट्रपति को दी है। आपातकालीन प्रावधान यानी आर्टिकल 352, 356 और 360 में हमने डिटेल से इसकी चर्चा भी की थी। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की हमने चर्चा भी की थी कि अगर किसी देश के साथ हमारा दूसरे देश के साथ हमारा अगर युद्ध हो जाए और तो युद्ध की घोषणा जो की जाती है, यानी युद्ध के समय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति करता है, और युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। ठीक है। और अंतिम शक्ति आपातकालीन शक्ति है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 या 365 है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल है। तीनों शक्तियों की डिटेल से मैंने राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल तीनों शक्तियों की चर्चा मैंने कर ली थी मित्रों। कौन से चैप्टर में? आपातकालीन प्रावधान के नाम से अलग से चैप्टर मैंने डिस्कस किया था इस बुक का। ठीक है, शायद लेसन नंबर 15 है, उसमें हमने चर्चा की थी तीनों की, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जितने भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, जरूर से मित्रों उसको देख लीजिएगा। आप विश्वास करना, ज़्यादातर एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बनता है ना, तो आपातकालीन प्रावधानों से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो इन तीनों शक्तियों की मैंने वहाँ चर्चा कर ली थी। तो साथियों, आज हमने चर्चा की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसमें विधायी शक्तियाँ, विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन, इन 7 शक्तियों की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मित्रों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो मित्रों आज की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है, और चैनल को जरूर से मित्रों, आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जरूर से मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों आप विश्वास करना, एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन पूरी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और मेरे लेक्चर्स को आप सुनते रहिए, और जब आप एग्जाम में देखोगे ना तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको वहाँ एग्जाम में ये मेरा बात आपको याद आएगी, ध्यान रखना।
तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अत्यंतिक वीटो, निलंबनकालीन वीटो और पॉकेट वीटो। इसके साथ ही फिर हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की, फिर 72 के माध्यम से समाधान की शक्ति की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो होगा राष्ट्रपति का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मित्रों। तो और मित्रों, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको मित्रों देख करके आप जरूर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, आज का लेक्चर यही स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।